हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआर सिविल सर्विसेज क्लासेस। माय नेम इज़ अंजलि और आज की वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे को कैसे पढ़ें। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये जो बिहार की ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे की जो पीडीएफ है, उससे हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे को कवर करेंगे। आप चाहे तो कोचिंग मटेरियल के जो इकोनॉमिक सर्वे वो प्रोवाइड करवाते हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं, बट वो एग्ज़ाम के क्लोज़ में प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इकोनॉमिक सर्वे को अभी ही पढ़ लें और एक शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा और प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। और इससे मेजर फ़ायदा ये होता है कि हम जो सिलेबस और पीवाइस की उसको देख के जो हम एनालाइज करके अपने दिमाग में एक टॉपिक्स रखते हैं, उस बेसिस पे हम इससे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो जो कोचिंग मटेरियल्स और जो कोचिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं तो उसमें बहुत सेग्रीगेटेड डेटा रहता है, जो प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में तो ठीक भी रहता है, बट मेंस के रिस्पेक्ट में वो सारे डेटा को मिस कर देते हैं जो मेंस में इंपॉर्टेंस रखती है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे को आपको कैसे पढ़ना है और कैसे इंडेक्स का यूज़ करके आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे का एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में बहुत हेल्प करेगा। एंड जो भी बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं तो उनका जो बैच 1.0 में इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी सेक्शन चालू हुआ है। तो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी सेक्शन में जो डेटाज होती है इकोनॉमिक सर्वे की, वो बहुत ही रेलेवेंस रहती है, क्योंकि उस वो वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स की तरह वो काम करती है। तो आप जिसमें वो भी पॉइंट्स रखते हो तो उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू एक वैलिडेशन दे देते हो कि जो मैंने पॉइंट्स बताया है वो पॉइंट्स के साथ साथ मैं एक डेटा भी बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डेटा है। तो इस तरीके से आपकी जो आंसर है वो बहुत होलिस्टिक बनती है और अच्छे मार्क्स फेच कर सकती है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि मेरे द्वारा रितेश सर के द्वारा ये बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी आपको करवाई जाएगी। प्रीलिम्स इसमें हमने क्या रखा है कि हमारा फोकस है कि आपको सिखाना कि आपको पढ़ना कैसे है। इसमें कुछ बना बनाया आपको नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना है। हम आपको एक डायरेक्शन देंगे आपको जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं बहुत स्ट्रैटेजिकली चलेंगे। मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स, जो टॉपिक्स आपको देंगे और उससे रिलेटेड आपको सब हेडिंग देंगे, आपको सोर्स देंगे, उनको फॉलो करते हुए आपको अपनी नोट्स बनानी है। एंड जो आप वीकली टारगेट फॉलो करोगे उस बेसिस पे वीकेंड पे सैटरडे संडे को आपका टेस्ट होगा। सैटरडे को आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, संडे को आपका मेंस का टेस्ट होगा। ये हर वीक टेस्ट चलेगा आपका। आप ही सोच लो कि अगर आप ये अभी से फॉलो करोगे तो मेंस लिखने तक आपके कितने टेस्ट हो जाएंगे। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम को सर को कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है 8287417384। नहीं तो आपको अगर ये ज्वाइन नहीं करना है, आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको ब्लूप्रिंट चाहिए प्लान का जो आप खुद से भी फॉलो कर सकते हो, तो बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम का वीडियो है, उसको आप जाके फॉलो कर लो, बट उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, क्योंकि ह्यूमन नेचर और टेंडेंसी यही होती है, जब तक हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं रहता ना तब तक हम वो काम नहीं करते। तो बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम एक आपको मेंटोर दे रहे हैं, एक गाइडेंस दे रहे हैं और आपके ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं ताकि आपको ये फॉलो कर सको और आप सेल्फ रिलायंट बन जाओ। प्रिपरेशन के मामले में आपको इधर उधर भटकना ना पड़े कोचिंग सोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए, कैसे पढ़ना है। जो इतना मिसमैनेजमेंट सब जगह चल रहा है कि प्रीलिम्स को अलग पढ़ना होता है, मेंस को अलग पढ़ना है, दोनों को साथ लेके चलना है, दोनों का इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है और थोड़े बहुत अप्रोचेस डिफरेंट होते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे कवर करना है। बाकी आप जो वीडियोज़ देख रहे हैं, आपने अगर मेरी पहले भी वीडियोज़ देखी होगी तो आपने फीडबैक्स पढ़े होंगे बच्चों के, जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। एंड ऑल्सो मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हमारा डेली डाउट सेशन चलता है, जो मेरे साथ चलता है, जो मैं रात में लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो आप उसमें बेझिझक कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे इतने माइन्यूट और इतने डिटेल्स डाउट पूछते हैं। तो इससे बहुत ही पता चलता है मुझे कि कितना वो मेहनत कर रहे हैं। एंड इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए और मुझे लग रहा है कि जो अच्छे से बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं ना, उनका रिजल्ट इस बार होगा। एंड आई गिव यू ऑल द बेस्ट। एंड इसी तरह आप पढ़ते रहिए और अपनी जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, हम इसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे को कैसे पढ़ते हैं। तो आप देखो ये इकोनॉमिक सर्वे है, फिनांस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार 2023-2024। ये वाला पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप जाके वहाँ से रेफ़र कर लीजिए।
और डाउनलोड कर लीजिए और इसी को फॉलो करके आप बनाइएगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सेम ही PDF है, दोनों का जो इंडेक्स है वो भी सेम है। मैं साथ साथ हिंदी का भी, तो अब देखो ये साइड में मैंने हिंदी का खोल लिया है और इधर इंग्लिश का है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स देखेंगे, और अगर आपने PYQs और टॉपिक का एनालिसिस कर लिया, जो BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हैं उन्हें तो पता ही है टॉपिक एंड सिलेबस, जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और जो प्रोबेबिलिटी जिनकी हायर है, उस हिसाब से हम इकोनॉमिक सर्वे को रीड करेंगे और उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो आप देखो इंडेक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू। तो हमें पता है कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ बिहार इकोनॉमी मतलब क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है इकोनॉमी में। तो जब अगर आप इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ते हो तो आपको पता है कि प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री, एंड टर्शियरी मतलब सर्विसेज सेक्टर। तो इस पे कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आते हैं, इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आते हैं, एंड सर्विसेज सेक्टर पे क्वेश्चन आते हैं। तो हमको ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि बिहार इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह आप सेक्टर वाइज शेयर, अब मुझे शेयर बताने कि एग्रीकल्चर का शेयर कितना इकोनॉमी में, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेक्टर वाइज जो GSBA है उसमें कितना शेयर है सारे सेक्टर्स का। फिर अब देखो इंटर स्टेट कंपैरिजन। अब इंटर स्टेट कंपैरिजन इतना कुछ आता नहीं है कि ऐसा इंटर स्टेट कंपैरिजन टाइप का कुछ हो। आप उसमें क्या कर सकते हो कि बिहार का डेटा डाल सकते हो और साथ साथ इंडिया का नेशनल लेवल का डेटा डाल सकते हो, जो हमें इंडिया के बजट से मिल सकता है। तो हम बिहार स्टेट कंपैरिजन अगर हम नहीं भी करते हैं तो वो चलेगा, ठीक है। देन प्राइस एंड इन्फ्लेशन, अगेन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हम ये नहीं करेंगे। रीजनल डिस्पैरिटी, अब रीजनल डिस्पैरिटी पे अगर आपने PYQs देखा है, क्वेश्चन रहते हैं रीजनल डिस्पैरिटी पे, तो हमें ये सेक्शन देखना है और इस सेक्शन से हमें नोट्स बनाने हैं। आउटलाइन और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाए कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे का आउटलाइन क्या है। तो आउटलाइन में यही बताया जाता है कि कितना ग्रोथ हुआ है, कितना GDP रहा है, कितना फिजिकल डेफिसिट रहा है, कितना फिजिकल सरप्लस रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको ये भी करना है। तो इस तरीके से आपने टॉपिक सेग्रीगेट कर लिया कि इस इंडेक्स से मुझे क्या करना है। उसी तरह देखो वही चीज़ है कि बिहार अर्थव्यवस्था की संरचना, ठीक है, बिहार राजगत मूर्धवर्धन और रोजगार में क्षेत्रवार हिस्सा। तो अगेन विच इज इंपॉर्टेंट सेक्टर वाइज। राज्यों के बीच की तुलना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया। इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्रीय, ये रीजनल डिस्पैरिटी, अगेन दिस इज़ इंपॉर्टेंट। आर्थिक संरचना रूपरेखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो मैं यहाँ बता रही हूँ वैसा ही पैरामीटर पे हिंदी के भी इकोनॉमिक सर्वे दिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि मैं एक चैप्टर का आपको बता देती हूँ कि एक चैप्टर को आपको कैसे फॉलो करना है। तो ये हमारा हो गया बिहार इकोनॉमिक एंड ओवरव्यू। पहले हम इंडेक्स देखते हैं, फिर एक चैप्टर का मैं बताऊंगी कि आपको कैसे उसमें से शॉर्ट नोट्स बना के रख लेने हैं इकोनॉमिक सर्वे का। अब स्टेट फिनांस से ज़्यादा है, तो फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल परफॉर्मेंस में आपको यही पता चलेगा कि बिहार ने बजट को कैसे मैनेज किया, उसका एक्सपेंडिचर कितना था, उसका रेवेन्यू कितना था। तो आप ये चीज़ कोट कर सकते हो कि फिजिकल डिफिसिट कितना है, फिजिकल सरप्लस कितना है। तो बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो एक टॉपिक है उसमें आप ये सारे डेटा को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आपको ये भी लिखना है। फिर आप देखो डिफिसिट मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट गारंटी, डेप्ट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ये उतना रेलेवेंस नहीं रखता क्योंकि आप इसके इंटरनल का टॉपिक अब जब इसके अंदर का पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ रिलेट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी जो डेटा है ना बिहार इकोनॉमी की, तो ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक में आप इस डेटा का यूज़ कर सकते हो। बाकी डिफिसिट मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, इसका रिलेवेंस नहीं है उतने डेटा का, तो जो रिलेवेंस नहीं है वो चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिकल परफॉर्मेंस आप इससे कवर करोगे, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे। देन एग्रीकल्चर एंड लैंड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर से हर साल बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है जियो एंड इकोनॉमी सेक्शन में। तो एग्रीकल्चर तो आपको मस्ट करना ही करना है। तो एक तो हो गया लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन मतलब कितना मेरा फैलो लैंड है, कितने लैंड पे हमारा नेट सोन एरिया है, कितने लैंड पे हमारा ग्रॉस सोन एरिया है, और तो ये आपको करना है कि कितने लैंड को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल के लिए कितना लैंड है, तो ये आपको ज़रूर करना है।
क्रॉप सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्रॉप सेक्टर क्या है, वीट प्रोडक्शन कितना है, राइस में कितना है, बाकी पल्सेस में कितना है, शुगर केन, मखाना, ये सब में कितना है, तो हमें ये ज़रूर करना है। हॉर्टिकल्चर में करना है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि अगर एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया जाए तो हॉर्टिकल्चर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है वेजिटेबल फ्रूट्स का, तो आपको ये करना है। क्योंकि हमारे बिहार में आपको पता होगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काफ़ी स्कोप है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो हॉर्टिकल्चर के जो प्रोडक्ट है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का, उसका बहुत रिलेवेंस होता है, तो हॉर्टिकल्चर को आप करना है। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड डेयरी फार्मिंग आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड डेयरी फार्मिंग पे भी क्वेश्चन है। एनिमल हस्बेंड्री पे बेसिकली है, तो एनिमल हस्बेंड्री में आप डेयरी फार्मिंग को भी डाल सकते हो, फिशरीज़ को भी डाल सकते हो, क्योंकि फिशरी के रिस्पेक्ट में भी जो बिहार में प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है ऑन एन एवरेज व्हेन वी कंपेयर विद द नेशनल एवरेज। तो उस हिसाब से आपको ये भी करना है। एग्रीकल्चरल इनपुट्स, आप इसके कुछ डेटा ले सकते हो कि फर्टिलाइज़र का हम कितना इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी का क्या स्कोप है बिहार में, कि जो आप इसमें ये बता सकते हो। जैसे हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस है बिहार में, तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस है, तो आप उसमें जो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाला पार्ट है उसमें ये डेटा कोट कर सकते हो कि मैकेनाइजेशन में एग्रीकल्चर को कितना सपोर्ट देती है बिहार सरकार, उस तरीके से। या आपको यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव में मिल जाएंगे बिहार सरकार की, जो आप हर जगह कोट कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर क्वेश्चन, तो वो भी आपको करना है। स्टोरेज एंड वेयर हाउस उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अगर आपके पास इतना डेटा है तो आप स्टोरेज एंड वेयर हाउस का डेटा नहीं भी डालोगे तो मतलब इसको आप स्किप कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने नहीं इंक्लूड किया। देखो, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, हमें उतना ही पढ़ना है जिसका रिलेवेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसका पलड़ा भारी है उसको रखना है, जिसका हल्का है उसको छोड़ देना है। हमें ऐसा देखना है कि जिस डेटा का यूज़ हम हर जगह कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक में कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कर सकते हैं। जो उतना सिग्निफिकेंस नहीं है तो हमको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें बहुत प्रिसाइजली और बहुत स्ट्रैटेजिकली इसको फॉलो करनी है, ठीक है। इरिगेशन, अब इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है, क्योंकि विद द कमिंग ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इरिगेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो इरिगेशन जैसे होता है ना, टनल का इरिगेशन, कैनाल का इरिगेशन, ट्यूबवेल से इरिगेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन, फॉर एग्जांपल स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। तो इसीलिए बिहार में कितना इरिगेशन है, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है, और कहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन होता है, कहाँ पे कम होता है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी बहुत मिलता है। तो हम इरिगेशन भी अच्छे से करेंगे। तो जो मैं यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे बता रही हूँ, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। जो आप ये नोट्स बनाओगे ना, मेंस में तो हेल्प करेगा ही करेगा, प्रीलिम्स में भी करेगा। डेटा पूछता है कि नहीं पूछता है, एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूशन है पूछा था कि नहीं पूछा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में पूछा था, इरिगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है पूछा था, कहाँ पे वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है पूछा है। तो कहाँ से पता चलेगा आपको, इकोनॉमिक सर्वे से पता चलेगा। 2 दिन का काम है, हर टॉपिक 2-3 टॉपिक डेली बैठो और छोटा छोटा नोट्स बना लो। यू आर सॉर्टेड फॉर प्रीलिम्स एंड द मेंस। कहीं भी कोई भी मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने नोट्स को रिवाइज कर लो। अब आता है इंटरप्राइज सेक्टर। अब इंटरप्राइज सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो है, इंडस्ट्रीज़ पे एक क्वेश्चन बहुत आता है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन बिहार। तो यहाँ का डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा कि स्टेटस क्या है इंडस्ट्री का, कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है, कितनी इंडस्ट्रीज़ है, कितनी इंडस्ट्री है, कितनी ऑपरेशनल है, कितनी नॉन ऑपरेशनल है। तो ये सारी डेटा आपको स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री से मिल जाएगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, आपको पता है कि एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर फॉर द बिहार इकोनॉमी। तो जब एग्रीकल्चर प्राइमरी फैक्टर है बिहार इकोनॉमी का, तो एग्रीकल्चर के डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स इंडस्ट्री इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिहार इकोनॉमी इन द फ्यूचर एक्सपेक्ट्स। तो हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर करना है। जब 1.0 में जब हम इको एनजीओ करवा रहे हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि हमने एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री जब पढ़ा रहे थे तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को डाला है। तो उससे रिलेटेड डेटा अगर वहाँ पे आपने छोड़ दिया है तो आप यहाँ से ज़रूर डाल लीजिएगा। देन टूरिज़्म पे काफ़ी फोकस कर रही है बिहार सरकार, इवन द इंडियन गवर्नमेंट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंस एंड जियोलॉजी, तो माइंस के रिस्पेक्ट में इधर काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द क्रिटिकल मिनरल्स। तो माइंस भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। तो बस इसमें हमें देखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है व्हेन इट कंपेयर टू द मिनरल्स एंड द मिनरल्स जो वहाँ पे पाए जाते हैं, जो विच कैन बूस्ट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन बिहार। और इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ये जो 3 है वो ज़्यादा मेन है, इसमें बस हमें हल्का सा दे लेना है कि माइंस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है बिहार की इकोनॉमी और कौन कौन ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है इस रिस्पेक्ट में। बस तो ये हमारा
4 चैप्टर कितना ईजिली कवर हो गया। अब मैं एक चैप्टर को लूँगी और उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी कि कैसे आपको उससे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। अब ये टॉपिक देख के आपको कौन सा टॉपिक हिट करता है जो सिलेबस में है? अनएम्प्लॉयमेंट पूछता है ना हमेशा। अब अनएम्प्लॉयमेंट को आप पॉवर्टी से लिंक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो आपको एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मिल जाएगा बिहार में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ पॉपुलेशन भी पूछेगा आपको अगर डेटा में, या पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के रिस्पेक्ट में भी पूछेगा कि क्या होना चाहिए, तो आप इसमें ये डेटा नहीं कोट कर सकते हो कि हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, हमारे पास पॉपुलेशन है, बट व्हेन इज कम टू ह्यूमन स्किल एंड द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो वो कम है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ज़्यादा है। बस इंटरलिंकिंग करना है, देन डेटा पुट कर देना है। मोड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या मोड है अनएम्प्लॉयमेंट का। जैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक कवर करवाया आपको, वहाँ पे आपको बताया कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको कवर करना है, तो उसमें आप मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आप डाल सकते हो। पासवर्ड तो ये इसमें हमें मेंस के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए प्रीलिम्स में ज़रूर पूछा था कि पासपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो गोपालगंज था उस टाइम। अब ये देखना पड़ेगा कि अभी कहाँ पे है, तो ये बस प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में वो फैक्चुअल डेटा आपको रख लेना है। कौन कौन सी स्कीम चला रही है गवर्नमेंट, यहाँ से आपको इनिशिएटिव्स बहुत मिल जाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अनएम्प्लॉयमेंट पे, माइग्रेंट्स पे, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पे, तो उसमें आप आराम से ये सारे इनिशिएटिव डाल सकते हो। मिनिमम वेज का देख लेना कि क्या मिनिमम वेज होना चाहिए, तो ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड बाय, कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल मनरेगा स्कीम है, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी कुछ एम्प्लॉयमेंट स्कीम प्रोवाइड करवाती है, तो वो आपको बस लिख लेना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, 3 से 4 इनिशिएटिव आपको लिखना है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट करा रही है, क्योंकि जब हम पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है स्किल डेवलपमेंट का। तो स्किल डेवलपमेंट होगी तभी तो ह्यूमन जो है वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बन जाएंगे, वरना वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपको स्किल डेवलपमेंट के भी स्कीम्स एंड जो भी पॉइंट्स है उसको लिख लेना है शॉर्ट्स में, तो आपका चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी का PYQ देखे होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन पे क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे एक इकोनॉमी का ब्लड वेन होता है, कैसे वो इकोनॉमी को सस्टेन करता है। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जैसे आप यहाँ पे देखो ओवरव्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब हमें नहीं करना। पब्लिक एक्सपेंडिचर हमें नहीं जानना कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ रोड पे, क्योंकि वो जब आप जो पहला चैप्टर पढ़ोगे तो रोड वगैरह किस में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। आपने इसका ले लिया, यहाँ पे आपने इसका नोट्स बना लिया, फैक्चुअल डेटा ले लिया, उसी में कवर कर देंगे हम अलग से हर चीज़ का वो डेटा और एक्सपेंडिचर याद नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है वो। रोड सेफ्टी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब हमें नहीं करना। अब ये देखो यहाँ पे नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क, स्टेट हाईवे रोड नेटवर्क, तो आप इसको आपको देखना है, इसका डेटा देखना है कि नेशनल हाईवे कितना है इंडिया में एज वेल एज बिहार में कितना है, किस नंबर पे है, स्टेट हाईवे कितना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे ज़्यादा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोएस्ट है, उसी तरह कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये कब सबसे लोएस्ट है, ये करना है आपको। बाकी फिर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, रोड ये सब भी नहीं पूछता, ब्रिज नेटवर्क, राजपुल, स्टेट ये भी नहीं है, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पॉर्टेंट है उसमें यही है कि नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क, स्टेट हाईवे रोड नेटवर्क, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रोड सेफ्टी को भी ले सकते हो, क्योंकि एक्सीडेंट के केस में इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है। तो बिहार में क्या परफॉर्मेंस है एक्सीडेंट के केस में, तो आप ये वाला भी टॉपिक कर सकते हो। बाकी ये रेलेवेंट नहीं है, और ये रेलेवेंसी मैं कहाँ से बता पा रही हूँ, PYQ प्लस सिलेबस से। जो इंपॉर्टेंट नहीं है हम नहीं पढ़ेंगे, और जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा वो सब के लिए आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमने इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि वहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आएगा, वी आर एबल टू एंड मैनेज टू राइट गुड आंसर देयर, क्योंकि हम तब तक इतने प्रैक्टिस कर लेंगे, हमें वो इंटरलिंकिंग कैपेबिलिटी आ जाएगी और हम आंसर वो लिख देंगे, तो उसके लिए घबराना नहीं है। देन ई गवर्नेंस, अब ई गवर्नेंस पे आपको अगेन पता होगा, साइंस टेक इवन इन द इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी ई गवर्नेंस पूछता है, तो ई गवर्नेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपको अलग अलग इनिशिएटिव्स लिखना है। फॉर एग्जांपल देखो, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, फिजिकल गवर्नेंस के लिए है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं ना सरकार ने, वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं।
बस। बाकी आपने पॉइंट्स लिख लिया कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका चैलेंजेस क्या है, ये आपने अपने नोट्स में बना लिया है। तो हमें इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिख देना है। ग्रीन इनिशिएटिव्स क्या लेंगे? फॉर एग्जांपल प्रोमोटिंग द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ग्रीन इनिशिएटिव्स में, ऑल्सो फॉर कर्बिंग दी ग्रीन हाउस गैसेज। तो वो सारे हमें ग्रीन इनिशिएटिव्स में लिखने हैं। तो ये हमारा नोट्स हो गया, इनिशिएटिव्स लिखना है। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी इकोनॉमी। तो इन जो बिहार का एनर्जी सेक्टर वो क्या है, वो कोल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो हमें लिखना है। तो एक तो हमें बता दें कि अवेलेबिलिटी ऑफ पावर कितना है और कितना है हमारे पास, कितना हम अभी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जनरेट हम कितना कर पा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप क्या है, हाइडल पावर का स्कोप क्या है, बस इतना। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप हल्का फुल्का डिस्कॉम के बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि इस रिस्पेक्ट में काफ़ी चैलेंजेस इनको फेस करना पड़ा विथ रिलेटेड टू फिनांस। तो अब इसका थोड़ा बहुत डेटा होगा वो आप देख लेना, बाकी इज़ नॉट रिलेवेंट। हमें ये करना है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर कितना है, जनरेट कितना करती है रिन्यूएबल एनर्जी और हाइडल, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी फेवरेट टॉपिक चल रहा है बीपीएससी का, तो आपको ये चीज़ करना है। देन रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में जीविका क्वेश्चन है, 67th में भी है क्वेश्चन जीविका पे। तो जीविका तो आपको करना है, मनरेगा भी आपको करना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जब आप फूड सिक्योरिटी करोगे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करोगे ही, तो फूड सिक्योरिटी में आपको बस इसका डेटा कोड करना है, अलग से इसको करने की ज़रूरत नहीं है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपने पॉलिटी में किया है, तो बिहार के रिस्पेक्ट में इसमें कोई डेटा मिलेगा तो वो आपको उसमें नोट डाउन कर लेना है और एक अलग से नोट्स भी बना सकते हो, तो ये करना है। बाकी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब अर्बन डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन से बिहार सरकार बीपीएससी हमेशा पूछती है क्वेश्चन। तो आपको अर्बनाइजेशन का लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन बताना है, कितने पॉपुलेशन हमारे बिहार में अर्बनाइज्ड है। फिर उसके बाद आपको स्टेट स्पेसिफिक अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बताने हैं कि बिहार सरकार क्या कौन कौन से स्कीम्स चला रही है फॉर इंक्रीजिंग दी अर्बनाइजेशन। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आपको बतानी है। स्मार्ट सिटी मिशन, जब अर्बनाइजेशन हमने करवाया था ना, हमने आपको स्मार्ट सिटी का भी टॉपिक दिया था, तो उसमें जो बिहार का अपडेट मैंने लिखा था कि बिहार के अपडेट को आपको लिखना है, तो आप कहाँ से उठाओगे? स्मार्ट सिटी मिशन से आप उठाओगे, तो ये आपको करना है। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, आपको इसके लिए अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, आपको बस इसका ये देखना है कि पटना मेट्रो, आपने चलो अर्बनाइजेशन लिखा, आपने बताया कि बिहार सरकार ये इनिशिएटिव्स ले रही है, तो उसमें आप एक पॉइंट डाल दोगे पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। इसका हमको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हमने बता दी कि बिहार सरकार का एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट आने वाला है, पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो जाएगा, हर जगह जाएगा, तो जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन का जो एक्सपेंशन होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस वजह ये लिख देना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये अर्बन डेवलपमेंट हो गया। बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर, तो इससे क्या है कि बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर से मेंस के रिस्पेक्ट में उतना ज़्यादा नहीं है, बल्कि आप थोड़ा बहुत डेटा पढ़ सकते हो प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या है यहाँ पे, कि कितना क्रेडिट होता है और कितना डिपॉजिट होता है, तो उसका रेशियो क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड आप कोट कर सकते हो, नाबार्ड का परफॉर्मेंस कैसा है यहाँ पे, तो इसको आप मेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी इसमें प्रीलिम्स फैक्ट्स हमें देखने हैं ज़्यादातर, जिसमें हमें सिर्फ डेटा देखना है प्रीलिम्स के लिए। तो बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर हो गया। अब ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट थोड़ा पॉपुलेशन से रिलेटेड आ जाता है। तो डेमोग्राफिक सिनारियो क्या है, कितना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंडिया के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज है, यूथ पॉपुलेशन कितना है, एज पॉपुलेशन कितना है, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड देख लेना। वुमेन का पॉपुलेशन कितना है ये देख लेना। हेल्थ सिनारियो देख लेना कि हेल्दी पॉपुलेशन हमारे पास कितना है, तो ये सब आप कोट कर सकते हो। हेल्थ वाला जो सेक्शन आप करोगे ना इकोनॉमिक एंड जियो, तो उसमें आप हेल्दी वाले में कर सकते हो। एजुकेशन एंड यूथ, अगेन यूथ पॉपुलेशन में आप कवर सकते हो। वुमेन डेवलपमेंट, अगेन आप इसको कवर कर सकते हो। बाकी इज़ नॉट रिलेवेंट दैट मच, तो आप इतना इसको आपको इसमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। अगेन दी चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में एज सच आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बीपीएससी में, बट आप थोड़ा बहुत प्रोस्पेक्ट्स ले सकते हो कि डेमोग्राफिक लेआउट कितना है विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड, बिकॉज दिस चाइल्ड इज गोइंग टू बिकम यूथ इन फ्यूचर एंड दिस यूथ इन फ्यूचर विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो आप इसमें जब यूथ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन पॉलिसी या अनएम्प्लॉयमेंट पे भी क्वेश्चन आएगा, तो आप ये सब डेटा कोट कर सकते हो कि हमारे जो बिहार में है वो चाइल्ड का रेशियो इतना है, तो इनकी जो स्टडी है और हेल्थ है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सो दैट दे विल बी अ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द फ्यूचर। तो इस तरीके से आप कोट कर सकते हो। ठीक है,
अब इन्वायरमेंट हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो ये भी बहुत ही हॉट टॉपिक हो गया है फॉर द बीपीएससी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड कंजर्वेशन, प्लास्टिक वेस्ट, पॉपुलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट सब पे क्वेश्चन रहता है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे, फ्लड एंड ड्राउट पे हमेशा क्वेश्चन रहता है, तो आपको इसमें दिखेगा फ्लड एंड ड्राउट का पॉइंट्स दिखेगा, बिहार सरकार की इनिशिएटिव दिखेगी, तो आपको ये कवर करना। वाटर रिसोर्सेज भी आप कवर करो कि बिहार में कितने पॉन्ड्स हैं, रिवर का क्या स्टेटस है, वाटर की अवेलेबिलिटी साउथ बिहार में कैसी है, नॉर्थ बिहार में कैसी है, तो आपको ये करना है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2022 से जो प्लास्टिक बैन हुआ था, तब से ही प्लास्टिक पॉपुलेशन को लेके जो बीपीएससी का कंसर्न है और जो क्वेश्चन है, जो प्रोबेबिलिटी यानी है वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्लास्टिक वेस्ट पॉपुलेशन पे भी आप करोगे। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, इसमें ज़्यादा आप एयर पॉल्यूशन पे फोकस करना और इसका डेटा लिख लेना बस, तो ये आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स में भी एज वेल एज मेंस में। बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ उतना रेलेवेंस नहीं रखता। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, अब वेटलैंड जैसे रामसर साइट यहाँ पे जो है बेगूसराय में, तो उस वजह से वेटलैंड कंजर्वेशन और डेवलपमेंट जो बिहार है वो उसमें बढ़ जाता है। जैसे चौर डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, जो एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए आप वेटलैंड कंजर्वेशन करोगे। फॉरेस्ट का डेटा देख लेना आप, क्योंकि फॉरेस्ट का डेटा एक तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, 2 साल पे आता है, उसके अलावा भी क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे फॉरेस्ट कितना है, नहीं है, तो अगर उससे डिफर्ड होगा तो आप फॉरेस्ट वाला डेटा को याद रखोगे, अगर नहीं डिफर्ड होगा तो फॉरेस्ट सर्वे का ही जो रिपोर्ट है वो आप देख लेना। एंड क्लाइमेट चेंज, बिहार में क्या इम्पैक्ट पर, अगर कुछ आपको रेलेवेंट दिखता है तो उसका डेटा आप लिख लेना, ताकि जो इको एंड जियो में अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आए, क्योंकि आप इधर देखोगे कि ज्योग्राफी के टॉपिक्स अलग से पूछ रही है बीपीएससी, तो आप इसमें क्लाइमेट चेंज का डेटा डाल सकते हो कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बिहार के इस इकोनॉमिक सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी कवर्ड हो गया। अब देखो ये सारे चैप्टर्स में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है, किस सिग्निफिकेंस में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मेंस के लिए पढ़ना है या मेंस के लिए पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, तो लेकिन आपको क्या करना है कि इसका इंटीग्रेटेड ही नोट्स बनाना है, आपको फैक्चुअल डेटा ही लिखना है, कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए तो वहीं पे आपको लिखना है, लेकिन टॉपिक्स ऐसे ही लिखना है कि बिहार इकोनॉमी ओवरव्यू, इसका मैंने 1 पेज का नोट्स बना लिया, एग्रीकल्चर एंड एलाइड, इसका मैंने 2-3 पेज का नोट्स बना लिया, ऐसे। तो अगर आप मेंस के लिए भी पढ़ोगे, तो अगर आप एग्रीकल्चर का टॉपिक रिवीजन कर रहे हो जो आपने इको एंड ज्योग्राफी वाले GS2 में बनाया है, तब उस टाइम आप इको एंड इकोनॉमिक सर्वे का एग्रीकल्चर वाला पोर्शन खोल लेना और साथ साथ इसको रिवाइज कर लेना, तो आपका इधर टॉपिक रिवीजन हो रहा है, साथ साथ आपका डेटा भी रिवीजन हो रहा है, और उसको इंटरलिंक करना है कि ये डेटा को मैं यहाँ लिखूँगा, ये डेटा को मैं यहाँ लिखूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई होती है इकोनॉमिक सर्वे को लेते हुए। तो ऐसा डिटेल नोट्स और ऐसा होलिस्टिक नोट्स आपको कोई भी कोचिंग मटेरियल में नहीं मिलेगा। ये अगर आप खुद से बनाओगे ना तो अलग रेलेवेंस होता है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाता है। आप जब आंसर भी लिखोगे तब भी आपको वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, वरना बना बनाया मिल जाएगा तो आप ठीक है डेटा के लिए आप प्रेफर कर सकते हो बना बनाया, बट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक में कहाँ से क्या छाटना है ये आपको मिल सकता है। अभी आपके पास टाइम है, यू कैन डू दिस, ये आराम से आप कवर कर लोगे। ठीक है।